आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं आरआरबी के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। 2780 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, 2781 क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस को ज़रूर पिछली वीडियोस में देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड आरआरबी का क्रैश कोर्स ओनली 899 में आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज प्लस नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज की क्लासेस एंड साथ ही में गोल्डन की पॉइंटर्स। भाई ये पॉइंटर्स इतने अच्छे हैं, 200 प्लस पॉइंटर्स हैं, इनमें से 5 से 6 क्वेश्चंस आने पक्के ही पक्के हैं। आप ज्वाइन कर सकते हो आज ही इसी नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। आरआरबी क्रैश कोर्स, ठीक है, 899 में ओनली एक क्रैश कोर्स है जिसमें आपको सारी जो स्टडी का मटेरियल है फॉर आरआरबी मिल रहा है, ठीक है, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, गोल्डन की पॉइंटर्स एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस। सो चलो अब मैं चलती हूँ पहले क्वेश्चन आज हमारा। अ पेशेंट विद अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर स्टेट्स आई फील होपलेस, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो मेजर डिप्रेशन वाला पेशेंट कह रहा है कि मुझे होपलेस फील हो रहा है, ठीक है। आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? आस्क द पेशेंट टू रेस्ट, इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन फर्दर प्लान, असेस फॉर सुसाइडल आइडिएशन, रेफर द पेशेंट टू अ काउंसलर। देखो, अगर मेजर डिप्रेशन वाला डिसऑर्डर है और पेशेंट को बहुत ऐसा बोला जा रहा है कि मुझे तो भाई होपलेस लग रहा है, तो ये डायरेक्टली किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि मे बी पेशेंट जो है सुसाइड के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। तो यहाँ पे आपको सुसाइडल आइडिएशन के लिए पेशेंट को असेस करना है। जिस भी स्टेटमेंट से पेशेंट की आपको लगता है कि पेशेंट आपको सुसाइड की तरफ इशारा कर रहा है ना, आपको उसको डायरेक्टली क्वेश्चन पुट करना होता है कि तुम क्या सुसाइड के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन डेलीगेटिंग टास्क टू अ नर्सिंग असिस्टेंट विच एक्टिविटीज इनअप्रोप्रिएट टू डेलीगेट। देखो, अगर आप कोई टास्क कर रहे हो, ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट के साथ, तो आप उसे कौन सा टास्क नहीं दोगे जो उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। फीडिंग अ पेशेंट, असिस्टिंग विद एम्बुलेशन, या फिर थर्ड ऑप्शन लिखा है परफॉर्मिंग अ स्टराइल ड्रेसिंग चेंज, या फिर मेजरिंग यूरिन आउटपुट। तो भाई जो नर्सिंग असिस्टेंट होता है वो कभी भी स्टराइल ड्रेसिंग चेंज नहीं करता, ठीक है, ये चीज याद रखो। ये इनअप्रोप्रिएट है, ये हमेशा लाइसेंस्ड नर्स ही करेगी हमेशा, ठीक है ना, ये एक लाइसेंस्ड नर्स ही करेगी। फीडिंग भी करवा सकती है, एनने एम्बुलेशन भी करा सकती है, यूरिन आउटपुट भी मेजर कर सकती है, पर ड्रेसिंग चेंज एक अनलाइसेंस्ड नर्स नहीं कर सकती। नेक्स्ट है पेशेंट विद लिवर सिरोसिस प्रेजेंट विद कंफ्यूजन एंड ऑल्टर्ड एलएओ, विच लेबोरेटरी वैल्यू इज मोस्ट रेलेवेंट। तो लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट के कंफ्यूजन है, मतलब मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियस भी ऑल्टर है, पेशेंट कंफ्यूजन में भी है, लेबोरेटरी वैल्यू कौन सी रेलेवेंट है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम पोटाशियम, सीरम अमोनिया, या फिर हीमोग्लोबिन। सो आपको पता है लिवर जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अमोनिया इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन में पहुंच के ब्रेन के सेल्स को डैमेज करके हिपैटिक इंसेफलोपैथी करती है, जिसके ये सिम्टम्स हमें पेशेंट में दिखते हैं। नेक्स्ट है a 10-year-old child has been diagnosed with rheumatic fever, which recent history should suspect it is diagnosed। तो rheumatic fever हुआ है एक पेशेंट को, बच्चा है 10 साल का, कौन सी रीसेंट हिस्ट्री इस डायग्नोस को सपोर्ट करेगी? स्किन रैश, रीसेंट स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, रीसेंट ईयर इन्फेक्शन, रीसेंट मम्स इन्फेक्शन। तो र्यूमेटिक फीवर भाई, रीसेंट स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन अगर किसी को हो तो मोस्टली र्यूमेटिक फीवर जो होता है उसका कॉज 50 से 60% ऑफ द कॉजेज जो है वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के ही है, ठीक है ना। तो अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था तो वहां से बैक्टीरिया र्यूमेटिक फीवर पेशेंट को कर सकता है। सो द राइट ऑप्शन इज, कौन सी हिस्ट्री सपोर्ट करेगी? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है पेशेंट विद द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रिपीटेडली वॉशेस देयर हैंड, व्हाट इज द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स। ओसीडी वाला पेशेंट बार बार अपने हाथ धो रहा है, नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा इस पेशेंट के लिए? यू मस्ट स्टॉप वॉशिंग योर हैंड, टेल मी व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू डू दिस, यू आर बीइंग इरैशनल, लेट्स डिस्ट्रैक्ट यू विद टीवी इंस्टेड, ठीक है। सो यहाँ पे ओसीडी वाला पेशेंट जो हाथ धोता है मोस्टली उसे कोई ना कोई एंग्जाइटी होती है, कोई ना कोई फियर होता है, जिसकी वजह से वो रेपिटेटिव, व्हाट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, किसी को सोचना और सोच सोच के बार बार एक कंपल्सन बिहेवियर और एक कंपल्सन एक्शन करना। सो यहाँ पे हम पेशेंट से पूछेंगे कि टेल मी, जब आप ये सारी चीजें करते हो तो तुम्हें क्या फील होता है? तो वो बोलेगा मुझे रिलैक्सेशन फील होती है, मेरी एंग्जाइटी रिलीफ होती है। सो वो जो एंग्जाइटी है उसका कॉज हमें ढूंढने में हेल्प हो जाएगी।
नेक्स्ट है, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग द इन्फ्यूजन। सो अगर आप एडमिनिस्टर करने जा रहे हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कौन सा एक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा इन्फ्यूजन स्टार्ट करने से पहले? वार्म द ब्लड टू रूम टेम्परेचर, check the patient blood glucose, verify patient identity with other nurse, administer furosemide before transfusion। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो कितनी नर्स प्रेजेंट होनी चाहिए, वहाँ पे 2 नर्सेस प्रेजेंट होनी चाहिए। और जब भी ट्रांसफ्यूजन करो तो वेरीफाई करना होता है ब्लड बैग को, वो यूनिट को पेशेंट की डिटेल्स के साथ कि प्रॉपरली मैच कर रही हैं, और आइडेंटिफाई करो। क्लियर? नेक्स्ट है, पेशेंट विद द क्रॉनिक किडनी डिसीज प्रेजेंट विद प्रूराइटस, व्हाट इज द लाइकली कॉज? सीकेडी वाले पेशेंट को इचिंग, प्रूराइटस हो रहा है, क्या कॉज हो सकता है? डिक्रीज पोटाशियम लेवल, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट, इंक्रीज हीमोग्लोबिन, डिहाइड्रेशन। सीकेडी वाले पेशेंट में अब फिल्ट्रेशन तो हो ही नहीं रही, सीकेडी वाले पेशेंट में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बिल्कुल ही कम हो जाता है। ठीक है, सो जब फिल्ट्रेशन ही नहीं होगी तो नाइट्रोजनस वेस्ट अंदर ही रहेगा, और वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, फिर वो स्किन को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रूराइटस, इचिंग, रैशेज, रेड रेड कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं। सो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रूराइटस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डोनिंग पर्सनल इक्विपमेंट्स? तो सीक्वेंस पूछा है डोनिंग का, ठीक है, पर्सनल इक्विपमेंट का। पीपीई में 2 चीजें आपने पढ़ी होंगी, डोनिंग एंड डॉफिंग। ठीक है ना, 2 चीजें आपने पढ़ी होंगी, डोनिंग एंड डॉफिंग। डोनिंग का मतलब होता है पुटिंग ऑन क्लोथ्स और इक्विपमेंट्स, जब हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को डालेंगे तो किस सीक्वेंस में डालेंगे। और डॉफिंग का मतलब उतारना। सो जब आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उतार रहे हो, फॉर एग्जांपल सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद उतार रहे हो, तो किस सीक्वेंस में उतारोगे। सो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो याद रखो जब भी हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उतारते हैं, ठीक है, सो सबसे पहले हम गाउन उतारते हैं, उसके बाद मास्क, गॉगल्स एंड ग्लव्स। ग्लव्स को हम सबसे बाद में उतारेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको हैंड्स के साथ ही सब कुछ उतारना होता है। तो अगर आपने पहले ग्लव्स उतार दिए तो हैंड्स जो है वो जगह जगह लगेंगे, तो हैंड्स कंटामिनेट होंगे। क्लियर आ रही है ना बात समझ? तो पहले हैंड्स के साथ सारी चीज़ों को उतारो, उसके एंड में, ताकि जो कंटामिनेशन बाकी चीज़ों पे लगी है वो हैंड्स पे लगे, क्योंकि हैंड्स को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या चीज़ है, वहाँ पे आपने ग्लव्स डाल रखे हैं। तो सबसे पहले गाउन, मास्क, गॉगल्स एंड ग्लव्स। नेक्स्ट है, चाइल्ड विद एपिग्लोटाइटिस अराइव एट अ इमरजेंसी डिपार्टमेंट, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? एपिग्लोटाइटिस हुआ है पेशेंट को, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या करोगे? आईवी स्टार्ट करोगे, एग्जामिन द थॉट विद ट्रंक डिप्रेशन, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी एयरवे मैनेजमेंट, एडमिनिस्टर ओरल एंटीबायोटिक्स। तो हम पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे इमरजेंसी के लिए, एयरवे मैनेजमेंट करना है, क्योंकि एपिग्लोटाइटिस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करा देगा, और एयरवे हमारी प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे पेशेंट का एयरवे मैनेजमेंट इज अ प्रायोरिटी। नेक्स्ट है, पेशेंट टेकिंग हेलोपेरिडोल रिपोर्ट मसल स्टिफनेस, फीवर एंड कंफ्यूजन, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट? पेशेंट ले रहा है हेलोपेरिडोल और पेशेंट को मसल स्टिफनेस, फीवर एंड कंफ्यूजन हो रहा है, नर्स सस्पेक्ट क्या करेगी? पार्किंसनिज्म, ट्रेडिव डिस्काइनेजिया, न्यूरोलिप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, सीरोटोनिन सिंड्रोम। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। हेलोपेरिडोल मोस्टली एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, और एक्यूट मेनिया अगर मॉडरेट पे चले जाते हैं देन गो फॉर अ लिथियम। तो हेलोपेरिडोल का एक बहुत कॉमन सा साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखी हुई है, ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो देख लेते हैं। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला बच्चा है, प्रायोरिटी असेसमेंट क्या करोगे? तो याद रखो ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो ऑब्वियसली ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, तो दिस इज द प्रायोरिटी असेसमेंट। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से मैंने समझाए हैं, ओके। एंड आरआरबी के लिए क्रैश कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, ओनली 899 में आपको मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रेगुलर एंड गोल्डन की पॉइंटर्स, प्लस नॉन नर्सिंग की भी एमसीक्यूज की क्लासेस, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। टिल देन क्लासेस पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।